नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड यानी रक्त को पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम सभी बिंदुओं को रखेंगे जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि रक्त एक प्रकार का कनेक्टिविटी टिश्यू है यानी ऊतक है। जानते हैं कि जो ऊतक होता है वो कई सारी सेल से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये निकलता है कि रक्त क्या है, कई सारी कोशिकाओं का समूह है। और ये ऊतक कौन सा है, ये संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। और ये संयोजी ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जिस तरीके से अपना जो बॉन्स है ये भी संयोजी ऊतक है, तो ये भी शरीर को जोड़ने का काम करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और जो इसकी प्रकृति होती है, नेचर होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। अगर आप ये देखेंगे पीएच स्केल, तो जो 7 इस पॉइंट होता है, इसके नीचे क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी जो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रबल अम्ल क्या होगा, तो जिसका पीएच मान 0 होगा ना, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, एसिडिक होगा। और क्षार, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा प्रबल क्षार होती जाएगी। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा हार्ड क्षार क्या होगा, तो वो होगा आपका 14। अब जो हमारा ब्लड होता है वो 7.4 पे आता है। यानी अब भाई 7 है, यानी 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्षारीय है। लेकिन कैसा क्षार है, कमजोर क्षार है, दुर्बल प्रकृति का क्षार है। और इसका पीएच मान ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो 7.4 7.4 है। और लगभग हर व्यक्ति के शरीर में पूरे वजन का 7% भाई जो भी होता है वो ब्लड होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है, जो कि होता नहीं नॉर्मली, तो उसका उसमें लगभग कितना ब्लड होगा, 7 kg ब्लड होगा। ठीक है। अगर देखें तो मेनली 60 से 70 किलो के बीच में लोग होते हैं इंडिया में। हालांकि फॉरेन कंट्री में तो लोग 100 प्लस भी होते हैं। तो मान के चलिए 6 7 42 यानी 4.5 किलो के समथिंग सभी के अंदर ब्लड पाया जाता है। इसमें मेल के अंदर तो ज़्यादा ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में होता है एवरेज। और वहीं फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है। ठीक है, 4 से 5 के बीच में। रक्त के अध्ययन को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। जैसे कि अब हम आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो हम डॉक्टर क्या करता है कि ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो इस तरीके की मशीन होती है। और इस यंत्र का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। ठीक है। तो इससे क्या करता है, ब्लड मापा जाता है। और इसमें जो बेसिकली होता है ना, 120 और 80 के बीच में ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इससे कम होगा तो दिक्कत है, और इससे ज़्यादा होगा तो। अगर ज़्यादा जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, टेंशन भैया लगा देना। और अगर 80 से कम आता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है। और होना कितना चाहिए, 120 और 80 के बीच में होना चाहिए, तो ब्लड प्रेशर सही है। अब जो भी ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। अगर किसी भी भाई हड्डी को अगर बीच में से काटा जाए तो उसके बीच में जो जालीनुमा एक संरचना पाई जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और यहीं पर क्या बनता है, ब्लड बनता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और जब वो बच्चा बन जाता है तो फिर हड्डी भी बन जाती है। और उस कंडीशन में फिर वो बोन मैरो क्या होता है, हड्डी के बीच में एक पार्ट होता है जहाँ जालीनुमा संरचना होती है, बिल्कुल बीच में मुलायम सी, उसी को बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पर ब्लड बनता है। अब देखिए, अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, रक्त के संगठन को बात करें, तो इसे मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। यानी देखो, सिंपल सी भाषा में समझो तो रक्त के एक तरल भाग होता है ना, और एक होता है ठोस भाग। तो ठोस भाग को हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं, और इसका जो परसेंट होता है वो 45% होता है। और वहीं प्लाज्मा का जो परसेंट होता है वो 55% होता है, यानी ज़्यादा होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है भाई। रक्त अगर देखेंगे तो वो आप लिक्विड फॉर्म में कहेंगे, लेकिन नहीं, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो कुछ उसमें ठोस कण भी होते हैं। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा भी कई सारे संगठन होते हैं, कई सारे तत्व होते हैं, जिसमें से 90% तो केवल जल होता है। सोचो, प्लाज्मा में 90% जल है, 7% प्रोटीन है, और 9% 0.9% आपका लवण है, ग्लूकोज 0.1%, और भी चीजें हैं। आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, एक प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, लगभग 90% के समथिंग। अभी देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, धमनियां हैं। धमनी में देखो जो ये वाला पार्ट है, ये आपका आरबीसी है। और यहाँ पर आपका डब्ल्यूबीसी देख पा रहे होंगे। और जो आपका पीला पीला सा पार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली में प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा।
रक्त कणिका में देखो आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेट्स आता है। तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपका आरबीसी है और ये आपका डब्ल्यूबीसी है और ये प्लेट्स है। ये ठोस होते हैं इनके कण। तो आरबीसी जो अपना रक्त कणिका में आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेट्स आते हैं। क्लियर है? अब हम प्लाज्मा और सीरम को एक अलग नजरिए से देख लेते हैं, थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं। तो देखो हमारे शरीर में जो रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है ना, जो रक्त का भाई ब्लड का जो पार्ट लिक्विड होता है उसको हम कहीं ना कहीं प्लाज्मा बोलते हैं। और एक हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा उस प्लाज्मा का जो रंग होता है ना वो हल्का पीला सा होता है, जिसमें से 90% तो वाटर होता है। इसमें कहीं ना कहीं देखो कुछ खनिज वगैरह होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बताता हूँ, प्रोटीन। इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में? तो एक होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, फिर ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनिन और देन फाइब्रिनोजन। आपको इसमें से है ना फाइब्रिनोजन याद करना है। देखो इसमें कौन कौन से हैं, थ्रोम्बिन है, और थ्रोम्बिन के पीछे आगे लगा दो प्रोथ्रोम्बिन बन गया। उसके बाद फिर है ग्लोब्यूलिन, और देन क्या है, फाइब्रिन, और देन लास्ट में क्या है, फाइब्रिनोजन। तो ये अपना प्लाज्मा है। अब एक सीरम भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सीरम क्या होता है? तो देखो अगर हम अपने प्लाज्मा से, इस प्लाज्मा के अंदर से केवल एक चीज निकाल दें, वो चीज क्या है, फाइब्रिनोजन। और बेसिकली जो फाइब्रिनोजन है ना, ये रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अपने ब्लड प्लाज्मा से निकाल दें, देखो हम ब्लड की बात नहीं कर रहे, हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि देखो ब्लड को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा रक्त कणिका है। और प्लाज्मा में भी देखो हम जल पाया जाता है, कुछ खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन में अगर हम फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दें और उसके बाद जो पार्ट बच जाएगा उसको हम सीरम कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो हम लाल रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। हम बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, कणिकाएं पढ़ रहे हैं। और कणिकाओं में भी हमने 3 प्रकार की कोशिकाएं देखी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आरबीसी पढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट, ये पूछा जाता है कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, एरिथ्रोसाइट है। और हम जानते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, वेस्क में, बोन मैरो में। और भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, यकृत में। इसका जीवन काल भी इंपॉर्टेंट है, 120 दिन तक आरबीसी रहती है बनने के बाद। यानी अस्थि मज्जा में बनने के बाद वो 120 दिन तक हमारे शरीर में सर्वाइव रहेगी, उसके बाद फिर वो मर जाएगी। और मरती कहाँ है, वो पीलिया में मरती है। बेसिकली पीलिया है ना, जहाँ अगर आपने बॉडी को देखा हो तो बॉडी में पीलिया कहाँ होता है, देखो थोड़ा बताता हूँ मैं। तो जिधर अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है, इसी की साइड में बगल में पीलिया होता है, ठीक है। तो पीलिया में इसकी मृत्यु होती है, इसीलिए पीलिया को अपन क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, तो पीलिया को बोलते हैं, ठीक है। खराब आरबीसी पीलिया में नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी की कब्र या ग्रेवयार्ड तथा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अब देखो एक चीज तो समझ में आ गई है सर, कि पीलिया को आरबीसी की कब्र कहते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि वहां पर आरबीसी की डेथ होती है। लेकिन भैया ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी क्यों कहते हैं, तो समझो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो आरबीसी होती है भाई, मतलब अगर वो 70% भी उसके अंदर, मतलब 70% भी खत्म हो गई है, तो क्या होता है, हमारा बॉडी उस आरबीसी को प्लीहा के अंदर भेज देता है। लेकिन अभी भी तो वो 30% सही है, अभी भी तो उसके अंदर 30% एनर्जी है उस आरबीसी के अंदर। अगर बाय द वे किसी बुरी कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, और ऐसी कंडीशन में क्या करेगा हमारा बॉडी, भाई प्लीहा से जो मरी हुई आरबीसी है, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो अर्ध मरी हुई आरबीसी है, पूरी डेड सेल नहीं, अर्ध मरी, जो आधी मरी हुई आरबीसी है उसको यूज करेगा। तो बुरे वक्त में प्लीहा के अंदर जो अर्ध मरी आरबीसी है उसको भी यूज करता है बॉडी, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि बेसिकली आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ये दो जीव जंतु हैं जिनका नाम, इसका नाम लामा है और इसका नाम ऊंट है। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी के क्या कार्य होते हैं, और इसके लिए हम थोड़े और भी इनके फंक्शन पढ़ते हैं। तो देखो अगर स्वस्थ मनुष्य में बात करें तो लगभग 45 से 55 लाख के बीच में, है ना, लगभग आरबीसी पाई जाती है। और महिलाओं में थोड़ी कम संख्या होती है, 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन को भी देखें तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है, हिमेटिन और ग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या हो, हिमेटिन में क्या होता है? लोह आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा रंग आपका रेड होता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन किन दो चीजों से मिलकर बनता है? हिमेटिन और ग्लोबुलिन। तो बेसिकली हमारे शरीर में जो रक्त का रंग लाल होता है वो पहले तो आप कहोगे भैया आरबीसी की वजह से होता है, बोले नहीं और अच्छे से बताओ, तो आप बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकता है। नहीं बोलेगा और अच्छे से बताओ, तो आप बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है हिमेटिन, उसकी वजह से होता है। वो बोलेगा और अच्छे से बताओ, तो आप बोलोगे भैया हिमेटिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ग्लोबुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन और CO2 का शरीर में परिवहन करने का काम करता है, ध्यान करना है। अब कुछ जीव जंतुओं में अलग अलग रंग पाए जाते हैं, जैसे कि देखो कॉकरोच। कॉकरोच का जो सफेद रंग होता है ना, वो होता है होमोलिम्फ की वजह से होता है। याद करना ये पॉइंट, ठीक है, अगर आप लोगों ने कॉकरोच देखा हो तो। और ऑक्टोपस का नीला रंग होता है, ये तो आपने नहीं देखा होगा, और इसके अंदर जो नीला रंग पाया जाता है वो पाया जाता है होमोसाइनिन की वजह से। तो ये दो पॉइंट याद करना। देखो कि मनुष्य के अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें हीमोटिन पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है? ब्लड का कलर होता है रेड होता है। लेकिन कॉकरोच में किसकी वजह से होता है? होमोलिम्फ, और ऑक्टोपस में होमोसाइनिन। आरबीसी से संबंधित कुछ रोग वगैरह होते हैं। देखो रक्त में आरबीसी नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। और सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। देखो जब भी एरोप्लेन में जाते हैं और या ऊंचाई पर जाते हैं तो कई लोगों के नोज से या नाक से खून बहने लगता है इस तरीके से। क्यों बहने लगता है? क्योंकि एकाएक आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और देखो आरबीसी का घटना बढ़ना कहीं ना कहीं एक प्रकार का रोग है। अगर किसी वजह से आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, अगर इसकी संख्या कम हो रही है तो उसको बोलते हैं इनेमिया। बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके शरीर में आरबीसी की संख्या घट जाती है, इसलिए वो इनेमिया के शिकार हो जाते हैं और उन्हें इसीलिए आयरन की गोली मिलती है आंगनवाड़ी से। वहीं किसी वजह से आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो यहाँ पर क्या होता है? उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी बढ़ती है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी की भी बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या है कि उन्हें खिलाया जाता है, आयरन गोली खिलाया जाता है, फिर बच्चे का भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर सच सच अच्छे से फोकस किया जाए तो आरबीसी बढ़ जाती है, अगर नहीं किया जाए तो घट भी जाती है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हर प्रेग्नेंट लेडी की आरबीसी बढ़ जाती है, पर अगर अच्छे से केयर की जाए तो फिर बढ़ जाती है। थैलेसीमिया क्या है? तो एक प्रकार का ये आरबीसी से जुड़ा हुआ एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को माता पिता से मिलने वाले अनुवांशिक रोग कंटिन्यू आते हैं। यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं कि भाई बच्चों माता पिता में होता है फिर वो बच्चों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग को बोलते हैं थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में कमी आती है और जिससे क्या होता है भाई बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और लगभग जैसे ही बच्चा पैदा होता है 3 महीने के अंदर आइडिया लग जाता है डॉक्टरों को कि उसके अंदर थैलेसीमिया रोग है, इसीलिए उससे फिर बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। और वहीं डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, और मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होती है, ठीक है। इसका प्लीहा मत समझना, जीवन काल इसका कम होता है। वहीं आरबीसी का जो जीवन काल था वो आपका 120 दिन के समथिंग था, लेकिन इसका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन के बीच में होता है। इसकी संख्या भी कम होती है, 8,000 से 10,000 के बीच में। केंद्रक उपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन अपवाद में क्या था? ऊंट और लामा। वहीं डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसकी काम क्या है? देखो आरबीसी का मेन काम क्या था? आरबीसी का काम था ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन का पहुंचाना और CO2 वगैरह। वहीं पर डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और रोगों से सुरक्षा करना। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसीलिए इसे शरीर का भक्षक या बॉडीगार्ड कहते हैं। इसीलिए इसे रक्त का पुलिसमैन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है शरीर 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 की रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक कई सारी
इसके अंदर छोटे-छोटे पार्ट होते हैं या कई सारी कणिका युक्त, एक होती है कणिका युक्त और एक होती है अकणिका युक्त। देखो डब्ल्यूबीसी में इस प्रकार की कुछ सेल्स होती हैं जिनमें छोटे-छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं कणिका युक्त या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। वहीं कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट, इसे बोलते हैं अकणिका युक्त। इसमें 2 प्रकार की सेल्स या कणिकाएँ आती हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। अब चलो पढ़ते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल से क्या पॉइंट बन सकता है कि यह हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा होता है। पहली बात तो आपको याद करना है कि कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स होता है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहीं बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में होता है, इओसिनोफिल्स सबसे, इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, आप इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा कौन सी कणिकाएँ होती हैं। आप कहोगे न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम बेसोफिल्स। और वहीं पर अकणिका युक्त में आपको याद रखना है कि मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ये देखो डब्ल्यूबीसी है, अलग-अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, ये अलग डब्ल्यूबीसी है, मतलब इनकी फैमिली क्या है, ये डब्ल्यूबीसी फैमिली है। इस डब्ल्यूबीसी फैमिली में लगभग 6 प्रकार के 5 प्रकार के कण पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओनोसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इन सब के बारे में पॉइंट याद करना। मोनोसाइट सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी है, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है भैया, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब एक-एक पॉइंट समझ लो इनका, फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है लगभग 65% और यह क्या करता है, बाहर से आने वाली जीवाणुओं से रक्षा करता है कुल मिलाकर। बेसोफिल सबसे कम होता है और हमारे शरीर में एलर्जी बता जाती है, यानी हमें जो एलर्जी कभी-कभी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बेसोफिल सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका बेसोफिल सही से वर्क कर रहा है, दैट्स मीन कि सही है सब कुछ। और जो आपका इओसिनोफिल्स है, इसमें क्या होता है, प्रोटोजोआ से रक्षा करने का काम करता है। मोनोसाइट इसका साइज बड़ा होता है और ये घाव भरने के काम आता है, घाव वगैरह में चोट लग जाती है तो मोनोसाइट वर्क करता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, उसका छोटा साइज होता है और ये मेमोरी सेल का निर्माण करता है। यानी लिम्फोसाइट का काम तुमको समझाता हूँ ढंग से, कि जब कभी भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है और उसको अगर एक बार इंजेक्शन लग जाए, है ना, तो उसके बाद फिर उसका शरीर पहचान लेता है कि किस प्रकार की है वो। तो कोरोना वायरस में भाई इंजेक्शन में पता क्या था, कहीं ना कहीं वायरस था। सोचो जब कोरोना वायरस आया था इंडिया में, तो फिर जो वैक्सीन लगी थी ना, उस वैक्सीन में क्या था, उस वैक्सीन में वायरस था। अब वायरस भाई क्यों डाला गया शरीर में, इसीलिए डाला गया ताकि, अच्छा वो वायरस इफेक्टिव नहीं था लेकिन उसकी जो शक्ल थी ना, वो बिल्कुल वायरस की तरह थी। तो डाल के शरीर को बताया गया कि भैया ये नुकसानदायक वायरस है, यानी पहचानो कि ये वायरस नुकसानदायक है। और जब असली का वायरस नुकसान वाला आया तो उसको हमारा बॉडी पहचान गया, मतलब कहीं न कहीं मेमोरी सेल निर्माण किया था लिम्फोसाइट ने। तो उसको समझ गया कि हाँ भैया ये वही नुकसान वाला है, इसको अपन अटैक करना है, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है, प्रिपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं भैया प्लेट्स की बात करते हैं। और प्लेट्स को हम लोग बेसिकली हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु, है ना, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल 3 से 5 दिन, यानी लगभग डब्ल्यूबीसी की तरह होता है। इसकी संख्या लेकिन ज़्यादा होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। और इसका जो मेन काम होता है ना, रक्त का थक्का जमाना होता है। डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। लोग बाग कहते हैं भैया भाई डेंगू हो गया, प्लेट्स घट गई। तो होता क्या है, जब भी जाँच होती है ना, तो जाँच में जब देखते हैं कि यार प्लेट्स बहुत घट गई, तो इसका मतलब क्या है कि पक्का उसे क्या है, बीमारी डेंगू है। एक रोग और ध्यान रखो, उसमें हीमोफीलिया बोलते हैं। यह आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है ना, और जब वो खून निकालता है, भैया रक्त का थक्का नहीं जमता। बेसिकली क्या होता है, किसी को चोट लगती है और उसी कुछ 1-2 मिनट बाद क्या होता है कि वहाँ पर थक्का जम जाता है ना, इस काला-काला टाइप का, जिससे खून नहीं निकलता है। लेकिन हीमोफीलिया नामक बीमारी में क्या होता है कि किसी को कट लग गया तो समझ लो भैया खून बंद नहीं होना है। अब खून बंद नहीं होगा तो जान जाने का रिस्क ज़्यादा है। और यह बीमारी है ना भई, इंग्लैंड की जो महारानी है एलिज़ाबेथ, उनको हुई थी और उसके बाद उनकी फैमिली को कंटिन्यू बनी हुई, यानी एक भाई फैमिली में एक बार हुई थी, फिर आगे कंटिन्यू बीमारी चलती रही, जिस वजह से इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि संख्या में देखो, संख्या में अगर सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है, फिर प्लेट्स से फिर डब्ल्यूबीसी। तो सबसे कम कौन है, डब्ल्यूबीसी, फिर उसके बाद प्लेट्स, फिर आरबीसी। लेकिन साइज की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, फिर प्लेट्स का साइज होता है, फिर आरबीसी का। यानी सबसे छोटी कौन सी कण होते हैं, आरबीसी, और सबसे बड़ा कण क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन भाई एक चीज समझो, संख्या में उल्टा हो जाता है।
यानी संख्या में आरबीसी ज़्यादा है और डब्ल्यूबीसी कम है। अगर इसका रेशियो भी पूछा जाए तो याद करना 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी बन जाते हैं और आपको ये मेंस में लिखना होता है। बाय द वे यहाँ से अगर मैं वनडे एग्जाम की बात करूँ तो केवल आपको इतना याद करना है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन है, तो 5-ONOजन, बस इतना याद कर सकते हो। बाकी प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है और उसी समय जेली नुमा कुछ जम जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। यानी जब किसी के हाथ में चोट लगती है, कट होता है और उसके 2-3 मिनट बाद जेली नुमा कुछ पदार्थ जम जाता है जिससे कि रक्त बाहर ना निकले, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। होता क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी भाई किसी को चोट लगती है, अब क्या होगा कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो वायु के संपर्क में आएगा। अब क्या होगा इससे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाएगा और वो किसको जगाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को, और फिर कैल्शियम के सहयोग से, यानी कहीं ना कहीं तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाएंगे। किसको बनाएंगे, थ्रोम्बिन को बनाएंगे। यानी थर्मोप्लास्टिन ने किसको एक्टिव किया, प्रोथ्रोम्बिन को, और प्रोथ्रोम्बिन ने क्या, कैल्शियम का यूज किया और फिर क्या बनाया लास्ट में, थ्रोम्बिन बनाया। नाम में कंफ्यूज मत होना, थर्मोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, और इन तीनों ने मिलके किसको बनाया, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को पकड़ेगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को पकड़ने के बाद वो क्या बनाएगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन का मतलब होता है छोटे छोटे रेशे, छोटे छोटे रेशे। अब जो ये रेशे है ना भाई, कहीं ना कहीं क्या है, इस रेशे में कहीं ना कहीं अब डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी है या फिर डब्ल्यूबीसी के छोटे छोटे कण है वो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। तो आपको इतना याद करना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन की वजह से कैल्शियम की सहायता से थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। यानी थ्रोम्बिन ने किसकी सहायता मांगी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और इसने क्या बनाया, आपका बनाया फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या करता है, रक्त के जो कण होते हैं उनको, भाई सिंपल सी बात है, मछली क्यों फंसती है जाल में, जब जाल होगा तो उसमें मछली फंस जाएगी, तो उसी में रक्त के कण फंस जाते हैं और क्या होता है, रक्त का थक्का फाइनली जम जाता है। अच्छा, एक चीज और समझो, एक तत्व होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है कि ये हमारे शरीर में होता है। अब सोचो कि भैया जो ब्लड है वो जमता है, उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है जिससे रक्त जम जाता है। तो ऐसा क्या वजह है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो इसके पीछे है कि हेपेरिन, हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त के अंदर होता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, और जैसे ही भाई कटता है और ब्लड वायु के संपर्क में आता है तो हेपेरिन तो खत्म, हेपेरिन एक्टिव नहीं, हेपेरिन केवल बॉडी के अंदर ही एक्टिव रहेगा, ध्यान करना, बाहर एक्टिव नहीं रहता है। देखो, अगर इस तरीके की पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को तो भैया टेस्ट बुक रिवीजन ऐप डाउनलोड कर लो। टेस्ट बुक रिवीजन इतना सर्च करना, ऐप मत लिखना, केवल लिखना प्ले स्टोर पे जाकर टेस्ट बुक रिवीजन, तुमको शानदार पीडीएफ मिल जाएंगे और टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हल्का क्षारीय होता है तो 7.4 से हो जाएगा। रक्त के अध्ययन 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 को क्या बोलते हैं, है ना, तो द स्टडी ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं अपन हेमाटोलॉजी। एक वयस्क मनुष्य में एक रक्त कहाँ बनता है, तो देखो बच्चों में बनता है, कहाँ पर, प्लीहा में, सॉरी बच्चों में बनता है यकृत में, लीवर में, वहीं पर वयस्क में बनता है अस्थि मज्जा में। रक्त दाब के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो इस बहुत आसान है, स्फेग्नोमीटर। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटा देने से प्राप्त होने वाला सीरम क्या है। तो देखो, अगर मैंने कहा था कि प्लाज्मा में अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो जो भी बचता है तो उसको हम सीरम बोलते हैं। आरबीसी की खबर या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, तो बहुत आसान है, प्लीहा को बोलते हैं। अग्नाशय के पास पाया जाता है प्लीहा। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों में आरबीसी केंद्रक में पाया जाता है, तो देखो ऊंट और लामा है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो देखो आप यहाँ पर हिमेटिन लगाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है। ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है भैया, ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है, ठीक है। कॉकरोच का सफेद रंग किसकी वजह से सफेद होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमोलिम्फ। मानव शरीर में पुलिस मैन या गार्ड सेल किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, कहेंगे अपन डब्ल्यूबीसी को कहेंगे। व्हाइट ब्लड सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट होता है। निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोनोसाइट सबसे बड़ी है। शरीर में एलर्जी से बचाने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी
कार्य करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेसोफिल्स। डेंगू बुखार में रक्त के किस घटक तेजी से कम होने लगते हैं? भैया प्लेट्स संख्या बहुत घट जाती है। रॉयल डिसीज के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? तो रॉयल डिसीज हीमोफीलिया है। रक्त का वह घटक कौन सा है जो जमने से रोकता है? तो वो आपका हिपेरियन है। ठीक है। रक्त कणिकाओं की संख्या घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है, फिर प्लेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है। मानव शरीर में इनका अनुपात क्या है? रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो मैंने बताया था कि ये क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है। और भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो यकृत में होता है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ और टेस्ट वगैरह मिल जाएं, तो बहुत ही यूनिक वे में सारी पीडीएफ आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। टेस्ट बुक रिवीजन एक बार जाके देख लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। और केवल वहाँ पर आपको एक सिंगल पैकेज लेना है 199 का, जिसमें आप सारी पीडीएफ जितने भी आपको एग्जाम देने हैं सारी पीडीएफ, लगभग 3000 पीडीएफ हैं, उसको एक्सेस कर पाएंगे। और सारे लगभग 10,000 टेस्ट हैं, उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो थैंक यू, सी यू लेटर।